खो गई जीनत, अम्मी और अब्बू में किसी हुई जीत। अम्मी और अब्बू की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी जीनत ने। उनका प्यार कैसा होता है इसका उसे कोई एहसास ही नहीं था। अम्मी और अब्बू के एक सड़क हादसे में मारे जाने के बाद मामी और मामू ही जीनत का सहारा थे। मामू ने जीनत को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि बड़ी होकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और मामू का सहारा बने। मामू की माली हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। एक कमरे के मकान के बाहर मामू ने एक छोटा सा खोखा रख रखा था। वे उसमें बिसाता खाने का सामान रखकर बेचते थे। जो औरतें सामान खरीदने अभी जाती वे मामू से इतना मोलभाव करती कि किसी चीज पर मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता। और वैसे भी मामू को बाहर की औरतों से बहुत लगाव महसूस होता था और वे चाहते थे कि औरतें उनके खोखे पर आकर मामू से बातें करती ही रहें। उनकी इसी कमजोरी का फायदा चालाक औरतें खूब उठाती थीं। वे मामू से खूब रसीली बातें करती और सामान सस्ते में खरीद लेती। घर में 5 लोग थे, मामू, मामी, उनके 2 बच्चे और एक जीनत। इन सब का खर्च चलाने की जिम्मेदारी जीनत के कंधों पर ही थी, इसीलिए वह शहर के ही एक स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने का काम करने लगी थी। जीनत के मामू जितने लापरवाह किस्म के थे, मामी उतनी ही सख्त थी। मैं तो कहती हूँ कि घर में अगर लड़की हो तो उस पर एक नजर टेढ़ी ही रखनी चाहिए और घर की अंदरूनी बातों में लड़की जात को ज्यादा शामिल नहीं करना चाहिए, मामी ने पड़ोस में रहने वाली शकीला से कहा और शकीला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, सही कहा आपने, और इसीलिए मैंने अपनी बेटी सलमा का स्कूल जाना बंद करवा दिया है। अब 8वीं जमात तो पास हो ही गई है, आगे की पढ़ाई के लिए लड़कों वाले स्कूल में भेजना पड़ेगा। और हमने तो सुना है कि वहाँ लड़का और लड़की एक साथ बैठते हैं। मामी की इसी सख्ती का नतीजा था कि जीनत ने अपने आप को बहुत संभाल रखा था और हमेशा ही डरी समी सी रहती थी। इस सहमेपन के साथ जीते जीते जीनत 30 साल की हो गई थी और अभी तक कुंवारी थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए शादी के पैगाम नहीं आए, पर भला मामू उसकी शादी करा देता तो घर के लिए पैसे कौन लाता। मामूनी की सोच यही थी कि जीनत इसी घर में ही रहे और पैसे लाती रहे। मामू और मामी के दोनों बेटे भी अब जवान हो चले थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर संप्रश्नवाचक चिन्हते हुए कुछ पैसे जोड़े, कुछ पैसा बैंक से लोन लिया और अपने अब्बा की बिसाता खाने की दुकान को अब एक बैया मेकअप सेंटर में तब्दील कर दिया था। जीनत भी मेहनत से स्कूल में अपनी ड्यूटी पूरी करती और घर आकर मामी के साथ रसोई घर में मदद करती। जीनत ने अपनी जवान होती भावनाओं को अच्छी तरह से काबू कर रखा था, पर फिर भी जवानी में किसी की तरफ प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बड़ा ही लाजमी होता है और जीनत भी कोई अलग नहीं थी। अरे जीनत मैडम, मैंने एक शायरी लिखी है, जरा इस पर गौर तो फरमाइएगा। जीनत के साथी स्कूल में पढ़ाने वाले एक साथी टीचर आफ्ताब ने कहा। अजी, आपकी शायरी का क्या सुनना, वो तो हमेशा की तरह अच्छी ही होती है। हाँ, अगर आप फिर भी अपनी और तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। किसी आशिक के कलेजे को जलाया होगा, तब जाकर खुदा ने सूरज को बनाया होगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा लगता है। सूरज से कुछ ज्यादा ही प्यार है आपको, और तभी तो आपने तखल्लुस भी सूरज ही रखा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए मेरा नाम तो आफ्ताब भले ही है, पर मैं चाहता हूँ कि अब लोग मुझे सूरज के नाम से ही पुकारें, आफ्ताब ने कहा। हाँ जी, ऐसी बात है तो मैं आपको सूरज के नाम से ही बुलाऊंगी, जीनत ने कहा। 2 जवां दिलों के बीच प्यार को पनपने के लिए कुछ खास की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा अपनापन का पानी, खूबसूरती की खाद और प्यार के फलाने लगते हैं। आफ्ताब एक सीधा साधा लड़का था जो जिंदगी से जूझ रहा था, फिर भी हमेशा मुस्कुराता रहता और अपनी जिंदगी के गम को शायरी में कहकर उड़ा दिया करता था। पर माली हालत की बात करें तो आफ्ताब जीनत से तो बेहतर ही था। इस बार नए साल पर आफ्ताब ने जीनत को एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया। जीनत ने बहुत नानुकर की, पर आफ्ताब ने ऐसी दलील दी कि उसे चुप हो जाना पड़ा। देखिए मैडम, यह मैं आपको इसलिए गिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पर अपने शेर भेज सकूं और आप उसकी अच्छाइयाँ और कमियां मुझे बताएं, जिससे मुझे और बेहतर शायर बनने में मदद मिल सकेगी। क्या अभी आप यह मोबाइल नहीं लेंगी? ठीक है, ले लेती हूँ,
पर जब मैं अपने घर पर रहूंगी तब आप फोन नहीं करेंगे? हाँ, मैसेज में बात जरूर कर सकते हैं। ठीक है जीनत जी। जीनत और आफताब को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था और दोनों ही अपनी आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजरने की बात सोच रहे थे, पर हमेशा ही इंसान का सोचा हुआ कहाँ होता है। इतनी जिंदगी गुजरने के बाद एक बात तो जीनत मन ही मन जान चुकी थी कि मामू और मामी उसकी शादी जानबूझकर नहीं करना चाहते और वे लोग यही चाहते हैं कि जीनत उनके लिए बस ऐसे ही पैसे कमाती रहे और वे लोग आराम से मजे करते रहें। इसलिए जीनत इस बाबत मामी से खुद ही बात करने की सोचने लगी। एक रात को आफताब ने कुछ शायरियां लिखकर जीनत के मोबाइल पर भेजी और पूछा कि कोई सुधार की गुंजाइश हो तो बताए। जीनत ने सारी शायरियां पढ़ी और उनका जवाब भी आफताब को लिख दिया और सो गई। सुबह उठी तो स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए जल्दी में जीनत मोबाइल अपने बिस्तर पर ही भूल गई। चलो फिर मैं आज तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, अपनी बाइक की तरफ इशारा करता हुआ आफताब बोला। जीनत पहले तो हिचकिचाई, क्योंकि गली के नुक्कड़ पर ही तो मामू की दुकान है। बहुत मुमकिन है कि घर के लोग आफताब के साथ उसे देख ले तो देख ले, मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही। और फिर आज तो मुझे वैसे भी आफताब के बारे में बात करनी ही है। ऐसा सोचकर जीनत ने बाइक पर जाने के लिए हाँ कर दी और आफताब के साथ बैठकर चल दी। जीनत कुछ देर बाद घर के सामने पहुंचने वाली थी। उसने आफताब को उसे वहीं उतार देने को कहा और वो घर तक पैदल ही चली गई। घर में अंदर का नजारा ही अलग था। मामू, उनका बेटा असलम और मामी एक साथ बैठे हुए थे। वे जीनत को घूर रहे थे। अरे जीनत बेटी, बहुत थक गई होगी, मामू ने कहा। हाँ मामू, स्कूल में काम ही इतना होता है, थोड़ी बहुत थकान आना तो लाजमी ही है, जीनत ने कहा। जीनत का इतना कहना ही था कि मामी बेफर उठी। हाँ, थकान तो आएगी ही, जब देर रात तक किसी दूसरे लड़के से चक्कर चलाया जाएगा। जीनत को तुरंत ही याद आया कि आज वह अपना मोबाइल घर में ही भूल गई थी और इसलिए मामी ऐसा बोल रही हैं। वो मामी, मैं आपसे बात करने ही वाली थी आज, जीनत हकला गई। अरे तू क्या बात करेगी, तू तो चक्कर चला रही है, और वह भी किसी गैर धर्म के लड़के के साथ। अरे नहीं मामी, वह तो आफताब। बता कौन है ये सूरज जो तुझे से अपनी मोहब्बत का इजहार शेरो शायरी से कर रहा है, और जिसका जवाब भी तू खूब वाह वाह करके दे रही है। अरे मैं कह रही हूँ कि हमारी जात में कोई लड़के नहीं रह गए थे क्या जो तू किसी हिंदू लड़के से? नहीं मामी, वो सूरज नहीं, आफताब है और हमारे ही धर्म का है। मैं खुद ही आज आपसे अपनी शादी के बारे में बात करने वाली थी, जीनत बोलती चली गई। अरे तू दो चार शब्द पढ़ क्या गई है, मुझे ये शब्दों के मतलब समझाने लगी है, और तू समझ क्या रही है? तू किसी भी जात वाले से शादी करने को कहेगी और हम कर देंगे। तुझे ऐसे ही हमारे लिए पैसे कमाने होंगे। भूल जा कि तेरी कभी शादी भी होगी। मामी का पारा चढ़ चुका था। शादी तो मैं सूरज से ही करूंगी, और आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जीनत ने यह बात सिर्फ इसलिए कह दी थी कि ऐसा सुनकर मामू और मामी का पारा कम हो जाएगा, पर इस बात ने आग में घी डालने का काम किया था। आप लोग नहीं मानोगे तो जबरदस्ती ही सही, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। जीनत भी अड़ गई थी। मैं रोकूंगी, तू प्रश्नवाचक चिन्ह हो। नमकहराम हमारी नाक कटवाती है, मोहल्ले में हमारा जीना मुश्किल करना चाहती है, मामी चिल्ला रही थी। जीनत ने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही चुकी है तो आफताब को भी फोन करके यही बुला लेती हूँ, और इस गरज से उसने मामी के हाथ से अपना मोबाइल छीनकर आफताब को फोन कर दिया। हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ, सब लोग घर पर ही हैं, आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। आफताब अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, वह तुरंत ही लौट पड़ा। मामू ने जीनत के विद्रोही सुर देखे तो मामी को शांत कराने लगे। ठीक है जीनत, तुम्हारे फैसले को हमारी भी हाँ है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, मामू ने कहा। पर असलम को काटो तो खून नहीं, उसे यह बात कतई मंजूर नहीं हो पा रही थी कि किसी लड़के को घर बुलाकर जीनत खुद ही अपनी शादी की बात करे। कुछ देर बाद ही आफताब वहाँ आ गया। अभी उसने दरवाजे के अंदर पहला कदम रखा ही था कि असलम उसे देखकर भड़क गया।
असलम ने तुरंत ही आफताब का कॉलर पकड़ लिए और उसको जमीन पर गिराकर लातों से चलाने लगा। आफताब को अचानक इस हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह असलम का विरोध नहीं कर सका। अब तो मौका देखकर जीनत के मामू ने भी आफताब को मारना शुरू कर दिया। वे दोनों आफताब को मारते हुए बाहर ले आए। जीनत आफताब को बचाने दौड़ी तो मामी ने उसे पकड़ लिया। बाहर मोहल्ले के लोग जमा होने लगे थे। दिन दहाड़े चोरी करने घुसता है, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, असलम चीख रहा था। एक चोर को पिटता देखकर जमा हुई भीड़ की हथेलियों में भी खुजली होने लगी थी। बिना जाने की सच क्या है, भीड़ ने भी बेतहाशा आफताब को मारना शुरू कर दिया। जीनत ने बड़ी कोशिशों से अपने आप को मामी की गिरफ्त से आजाद किया और आफताब को बचाने दौड़ी। भीड़ अब भी आफताब को मारे जा रही थी। जीनत आफताब तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो लगातार चीख रही थी, मत मारो इसे, ये चोर नहीं है। पर भीड़ तो खुद ही वकील होती है और खुद ही जज। इतने में जीनत पिटते हुए आफताब को बचाने की गरज से उससे जा चिपकी, पर गुस्सा भीड़ को वह दिखाई तक न दी और भीड़ लाठी डंडे बरसाती रही। कुछ ही देर बाद जीनत और आफताब के सिर से खून की धारा निकल पड़ी थी और उन दोनों की लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई पड़ी थीं। भीड़ ने अपनी ताकत दिखाते हुए इंसाफ कर दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।